आज हम रचना के आधार पर वाक्यों के वर्गीकरण की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले वाक्य किसे कहते हैं, ये थोड़ा सा जान लें। अगर हम वाक्य की बात करें, तो सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह से जिसका कोई न कोई अर्थ होता है, उसे वाक्य कहते हैं। इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझें, जैसे गाय घास खाती है। वहीं पर दूसरा उदाहरण लें, राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि गाय घास खाती है, यह सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह भी है और इसका कोई न कोई अर्थ भी निकलता है, इसलिए यह वाक्य कहलाता है। वहीं पर राम ने रावण को बाण से मारा, यहाँ पर भी सार्थक शब्द है, व्यवस्थित समूह है और इसका कोई न कोई अर्थ निकलता है, इसलिए यह वाक्य है। वहीं पर अगर बात करें, तो अगर सार्थक शब्द हो भी लेकिन वह बात समझ में ना आए, अर्थात उसका कोई अर्थ न निकले, तो हम उसे वाक्य नहीं कहते हैं। जैसे एक उदाहरण द्वारा समझें, खाती गाय घास है। अगर मैं बात करूं खाती गाय घास है, ये बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रही है, तो इस तरीके से यह वाक्य की श्रेणी में नहीं आता है। वहीं पर दूसरा उदाहरण लें कि बहुत पुस्तक है, यह मोटी है। तो यहाँ पर यह वाक्य बन नहीं रहा, बहुत पुस्तक है, यह मोटी है। सीधा सीधा हमें कोई अर्थ समझ में नहीं आता है, इसलिए हम इसे वाक्य नहीं कहते हैं। अर्थात वाक्य उसे ही कहेंगे जिसका कोई न कोई अर्थ निकले, उसे ही वाक्य कहते हैं। अब हम वाक्यों के वर्गीकरण की बात करते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। आज हमारी चर्चा रचना के आधार पर वाक्य का वर्गीकरण है। अगर हम बात करें रचना के आधार पे वाक्य के कितने प्रकार हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। अगर इनके नामों की बात करें, तो पहला वाक्य सरल वाक्य या इसे ही साधारण वाक्य भी कहते हैं, उसे ही अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। वहीं पर दूसरे की बात करें, तो इसे संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य कहते हैं, या इसी को कुछ लोग संश्लिष्ट वाक्य के भी नाम से जानते हैं। वहीं पर अंग्रेजी में इसकी बात करें, तो इंग्लिश में इसे कंपाउंड सेंटेंस भी कहते हैं। वहीं पर वाक्य के तीसरे की प्रकार की बात करें, तो मिश्र वाक्य होता है, या इसी को कुछ लोग जटिल वाक्य कहते हैं, या कुछ लोग इसे मिश्रित वाक्य भी कहते हैं, और इसे इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। अब हम वहीं पर सरल वाक्य की बात करते हैं कि सरल वाक्य कौन कौन से वाक्य हम सरल वाक्य कह सकते हैं। तो इसमें हम कई बातें करते हैं। एक पहली कंडीशन देते हैं कि अगर कोई ऐसा वाक्य है जिसमें केवल एक उद्देश्य है और एक विधेय हो, तो ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। जैसे हम उदाहरण लें, राम पढ़ता है। तो यहाँ पर राम उद्देश्य है, पढ़ता है विधेय है। तो यहाँ पर एक उद्देश्य और एक विधेय है, अर्थात यह वाक्य सरल वाक्य है। सरल वाक्य की दूसरी कंडीशन बताएं कि उद्देश्य एक से अधिक हो किंतु विधेय एक हो, तो भी उसे सरल वाक्य ही कहते हैं। कि उद्देश्य एक से अधिक हो लेकिन विधेय एक ही हो, तो वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, राम एवं श्याम पार्क में बैठे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं राम और श्याम उद्देश्य हैं, और यहाँ पर दो उद्देश्य हैं, लेकिन पार्क में बैठे हैं यह एक विधेय है। अर्थात उद्देश्य एक से तो अधिक है लेकिन विधेय एक है, तो यह भी वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि रमेश एवं सुरेश फिल्म देख रहे हैं, तो यहीं पर बात करें
तो उद्देश्य तो दो है। रमेश एवं सुरेश के बारे में बात की जा रही है, इसलिए उद्देश्य दो हैं, लेकिन फिल्म देख रहे हैं, विधेय एक है। तो अगर एक से अधिक उद्देश्य हो और विधेय एक हो तो भी ऐसे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। वहीं पर हम अगली बात करें कि उद्देश्य की संख्या दो से अधिक हो और विधेय भी अधिक हो, लेकिन हर उद्देश्य का हर विधेय से समान संबंध हो, तो ऐसे वाक्यों को भी हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हम बात करें, एक उदाहरण लें, मोहन, सोहन और रोहन एक साथ खाते पीते, पढ़ते लिखते और खेलते कूदते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, हम बात मोहन की कर रहे हैं, हम सोहन की कर रहे हैं, रोहन की कर रहे हैं, अर्थात यहाँ पर एक से अधिक उद्देश्य है। वहीं पर खाते पीते, पढ़ते लिखते, खेलते कूदते ये विधेय है और एक से अधिक विधेय भी हैं, लेकिन हर उद्देश्य का हर विधेय से संबंध है, इसलिए यहाँ पर भी सरल वाक्य होता है। अब हम वाक्य के दूसरे प्रकार की बात करते हैं, जिसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसके कई नाम भी हैं। यौगिक वाक्य, संश्लिष्ट वाक्य, इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसका लोकप्रिय नाम है वह है संयुक्त वाक्य। ऐसे वाक्यों में क्या होता है कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य होते हैं और उन वाक्यों को कुछ समुच्चय बोधक अव्ययों से जोड़ दिया जाता है, तो ऐसे वाक्यों को संयुक्त वाक्य कहते हैं। अगर मैं उन समुच्चय बोधक अव्ययों की बात करें जिनसे दो सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो और हो सकता है, एवं हो सकता है, पर हो सकता है, किंतु हो सकता है, परंतु हो सकता है, या हो सकता है, अथवा हो सकता है, आदि जैसे शब्द हो सकते हैं। जैसे हम उदाहरण से समझें, मोहन पढ़ता है और सोहन खेलता है। यहाँ पर मोहन पढ़ता है एक सरल वाक्य, सोहन खेलता है एक सरल वाक्य है, लेकिन दोनों सरल वाक्यों को जो जोड़ा गया है वह और से जोड़ा गया है। तो यहाँ पर क्योंकि दो सरल वाक्यों को और से जोड़ा गया है, इसलिए यह वाक्य संयुक्त वाक्य है। वहीं पर हम दूसरा उदाहरण लें, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। यहाँ पर दो सरल वाक्य है, प्रिय बोलो, दूसरा असत्य नहीं, लेकिन दोनों सरल वाक्यों को पर से जोड़ा गया है, इसलिए यह वाक्य भी संयुक्त वाक्य है। वहीं पर तीसरे उदाहरण की बात करें तो उसने मेहनत तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। यहाँ पर भी दो सरल वाक्य है, उसने मेहनत तो बहुत किया, दूसरा सरल वाक्य सफलता नहीं मिली, लेकिन दोनों सरल वाक्यों को किंतु से जोड़ा गया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य है। अगर मैं इसकी बात करूं तो संयुक्त वाक्य पहचानने का बड़ा आसान तरीका होता है कि जब दो वाक्यों के बीच में और आ जाए, एवं आ जाए, पर आ जाए, किंतु आ जाए, परंतु आ जाए, तो आप तुरंत कह लीजिए कि यह तो संयुक्त वाक्य ही है और ऐसे इसको पहचानना बहुत ही आसान होता है। वहीं पर अगर हम बात करें तो कभी कभी संयुक्त वाक्यों में ये बीच का जो पद होता है जिससे दोनों सरल वाक्यों को जोड़ा जाता है, कभी इसका लोप भी कर दिया जाता है, अर्थात तो वाक्य में नहीं रहता है, तो इसलिए हम नहीं कहेंगे कि यह संयुक्त वाक्य नहीं है, उतना हम अपने से जोड़ लेंगे। जैसे एक उदाहरण से बात करें कि क्या सोचा था, क्या हो गया। यहाँ पर क्या सोचा था एक सरल वाक्य, क्या हो गया दूसरा सरल वाक्य, लेकिन इसे किसी शब्द से जोड़ा नहीं गया है,
अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको होना चाहिए था, क्या सोचा था, पर क्या हो गया। यहाँ पर शब्द का लोप है, उसके बावजूद भी यह संयुक्त वाक्य है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। वहीं पर हम बात करें कि सीता रहेगी, सुरेश जाएगा। यहाँ पर एक वाक्य सीता रहेगी, दूसरा सरल वाक्य सुरेश जाएगा, लेकिन इस बीच में और शब्द का लोप कर दिया गया है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि यह संयुक्त वाक्य नहीं है, यह संयुक्त वाक्य ही है कि सीता रहेगी और सुरेश जाएगा। तो हमें इसका भी ध्यान रखना होगा संयुक्त वाक्य पकड़ते समय। अब हम रचना के आधार पर वाक्य के तीसरे प्रकार की मिश्र वाक्य की चर्चा करते हैं, जिसके अन्य नाम मिश्रित वाक्य, जटिल वाक्य या इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाम से जाना जाता है। अब मिश्र वाक्य किसे कहते हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य होता है, ऐसे वाक्यों को मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मैं उदाहरण द्वारा समझूं, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। यहाँ पर एक मुख्य वाक्य उपवाक्य है, उत्तीर्ण हो जाओगे। कब उत्तीर्ण हो जाओगे? उस पर आश्रित उपवाक्य है, यदि परिश्रम करोगे। तो यहाँ पर एक मुख्य उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है, ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। वहीं पर एक उदाहरण मैं और लूं कि यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसमें सारी फसल नष्ट हो जाएगी, यह मुख्य उपवाक्य है। इस पर आश्रित उपवाक्य है कि यदि इस बार वर्षा न हुई तो यहाँ पर एक मुख्य उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य है और इसे तो से और यदि से जोड़ा गया है, तो इसलिए यह मिश्र वाक्य है। इस तरीके के जितने भी वाक्य आते हैं उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसको पहचानने का तरीके की अगर मैं बात करूं तो जहां पर वाक्य में एक दूसरे पर आधारित हो और वाक्य में जो, तो, जब, तब, जहां, वहां, जैसे ही, वैसे ही या कि आदि शब्दों का प्रयोग किया जाए तो आप समझ लीजिए यह वाक्य मिश्र वाक्य है। अभी तक हम लोगों ने चर्चा रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार की बात किया कि कौन से वाक्य सरल वाक्य होते हैं, कौन से संयुक्त वाक्य होते हैं और कौन से मिश्र वाक्य होते हैं। अब इसी के साथ हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।